नमस्कार, मैं सत्यम जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि समुच्चय के प्रकार क्या होता है। वीडियो में हम जानने वाले हैं कि समान समुच्चय क्या होता है, असमान समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है और उचित उप समुच्चय क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ समुच्चयों के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समुच्चय के बारे में जाना था। ठीक, तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप या तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के भी उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप उन वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जिससे आपको सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम सभी में जो समुच्चय का प्रकार किया जाता है उसमें अवयवों की, क्योंकि जानते हैं जो समुच्चय होता है वो एक प्रकार का समूह होता है। और जब समूह है दोस्तों तो उसमें या तो उसके सदस्यों का समूह होगा, या अवयवों का समूह होगा, या वस्तुओं का, या किसी प्रकार का भी समूह होगा। ठीक, समूह तो जरूर होगा ना। तो उन्हीं समुच्चयों के जो अवयव होंगे या जो सदस्य होंगे या आप वस्तुएं कह सकते हैं, तो यही जो उनके सदस्य होंगे, इन्हीं की संख्या के आधार पर या तो आप कर सकते हैं, या तो आप दो समुच्चय ले सकते हैं। यदि आप संख्या के आधार पर करेंगे दोस्तों तो आप उसमें केवल एक ही समुच्चय को लेंगे। ठीक, जैसे जो संख्या के आधार पर होता है उसमें परिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया, और हमारा क्या हो गया, शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय हो गया। हाँ दोस्तों, हमने समुच्चय के बारे में बताना भूल गए थे दोस्तों। हमने आपको नहीं बताया था कि एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय, इसके बारे में दोस्तों हमसे मिस हो गई थी इसको बताना। ठीक, तो देखिए दोस्तों, एकल समुच्चय के शब्द से ही आप समझ सकते हैं। देखिए, एकल का मतलब क्या होता है, अकेला। अकेला, या आप कुछ भी समझ सकते हैं, अकेला या एक। तो एक समुच्चय मतलब एक का मतलब क्या, आप जानते हैं जो आगे संख्या लिखी रहती है, जैसे आप जो परिमित होता था, परिमित समुच्चय जब हमारा था, परिमित समुच्चय, तो इसका परिमित मतलब क्या होता है, जिसको आप निश्चित होती है या जिसको गिन सकते हैं आप, जो संख्या निश्चित होगी उसी को तो आप गिन सकेंगे। यदि संख्या निश्चित नहीं रहेगी तो आप उसको कैसे गिन पाएंगे बताइए। तो दोनों के कहने का मतलब समान ही है। देखिए, जो इसमें परिमित था, परिमित का मतलब क्या, संख्या निश्चित होना ना, संख्या निश्चित होना। दोस्तों, थोड़ी देर आप जो हमने बताया था उसको समझाने के लिए, जिससे आपको एकल समुच्चय अच्छी तरह समझ में आ जाए। संख्या निश्चित होना, क्योंकि जब संख्या निश्चित होगी तब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी गिनती कर सकते हैं ना, इसको गिन सकते हैं। यदि जो संख्या हमारी है, अवयवों की संख्या है, ये निश्चित नहीं होगी तो आप इसको नहीं गिन सकेंगे, है कि नहीं बताइए। तो दोस्तों, ये जो संख्या निश्चित हो रही है या संख्या निश्चित नहीं हो रही है, या आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, तो किसको आप गिनते हैं, आप जो उसमें सदस्य हैं उसी की गिनती तो करते हैं ना। तो जो हमारा परिमित शब्द आया है, किसके लिए आया है, ये समुच्चय में चाहे उसका अवयव होगा या उसका सदस्य होगा, या आप कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, वस्तुएं होंगी, चाहे जो चीजें होंगी दोस्तों, जिसका वो समूह होगा वो समुच्चय। और हमने आपको ये भी बताया है कि जो समुच्चय होता है ये एक प्रकार का समूह होता है, लेकिन ये इस प्रकार का समूह होता है जिसमें इनके सभी अवयव जो होंगे वो किसी एक विशिष्ट प्रकार के नियम का पालन करते होंगे। हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो समुच्चय होता है इसमें केवल हमेशा दो या दो से अधिक वस्तुएं ही होती हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक वस्तु भी हो सकता है। जब एक वस्तु अकेला होगा, हमने दोस्तों आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक, सही है दोस्तों, ये सही था। लेकिन जब एकल समुच्चय हमारा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें केवल एक ही अवयव होगा। ठीक, और जब कोई अवयव नहीं रहता है तो उसमें शून्य समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, यदि आप एक अवयव लेंगे तो भी वो हमारा समुच्चय है, दो लेंगे तो भी समुच्चय होगा, कोई अवयव नहीं लेंगे तभी समुच्चय होता है, या अनंत ले लेंगे तब भी हमारा समुच्चय ही उसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी था। अब देखिए, जैसा कि जो हमारा एकल कह रहा है इसका मतलब एक ही होगा ना, तो इसका जो सदस्य होगा ये एक ही होगा। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई ये समुच्चय ए बराबर आप क्या है, ए लिखा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसका जो अवयव है ए ही एक ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एकल समुच्चय हो गया। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एकल समुच्चय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हम दोस्तों आपको बताना भूल गए थे, ये भी इसके अवयवों की संख्या के आधार पर होती है, और इसमें भी हम किसी समुच्चय को किसी दूसरे समुच्चय से तुलना नहीं करते हैं। अब लेकिन जो हम इस वीडियो में जानेंगे, जो हम पढ़ेंगे समान समुच्चय, असमान समुच्चय, या आप पढ़ेंगे उप समुच्चय, इन सभी समुच्चयों में दोस्तों आपको दो समुच्चय जरूर लेना होगा। ठीक, इन सभी समुच्चयों को बारे में जानने के लिए अच्छी तरह से आप दो समुच्चयों की गणना करते हैं। और इसके पहले वाले जो हमने वीडियो बताया था उसमें क्या किया जाता था, उसमें केवल आप उसके अवयवों की संख्या के आधार पर बताते थे,
जैसे कि देखिए, यदि अवयवों की संख्या 0 है तो वो क्या होगा, शून्य समुच्चय होता है, जिसे आप रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। यदि अवयवों की संख्या 1 है तो उसे आप, अभी हमने आपको बताया, एकल समुच्चय कहते हैं। यदि अवयवों की संख्या को आप गिन सकते हैं तो उसे आप परिमित समुच्चय कहते हैं। यदि आप अवयवों की संख्या इतनी है या निश्चित नहीं है, जिसे आप नहीं गिन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, आप अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा उसकी जो अवयवों की संख्या के आधार पर कितना होता है, 4 होता है ना। अवयवों की संख्या के आधार पर हमारा कितना समुच्चय होता है, 4 समुच्चय होता है। दोस्तों थोड़ी देर आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो आप जानते हैं कि रिवीजन जो होता है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होगा, क्या हो जाता है, पहला यदि अवयव 0 है तो आप क्या कहेंगे, उसे शून्य समुच्चय कहेंगे ना। 1 है तो एकल समुच्चय कहेंगे। यदि 1 से अधिक है, जिसे आप गिनती कर सकते हैं, ठीक, 1 से अधिक है, x मान लीजिए कोई क्या है, हमारा अवयवों की संख्या जो 1 से अधिक है, जिसे आप गिन सकते हैं, वो हमारा क्या कहता है, परिमित कहलाता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर ऐसा होता है, परिमित उसे कहते हैं जिसकी जो नियत होता है। तो जब नियत रहेगा तब आप उसकी गणना, तभी तो आप उसकी गणना कर पाएंगे। यदि ये नियत नहीं रहेगा तब आप कैसे उसका गणना कर पाएंगे। नियत और निश्चित का मतलब एक ही है। और यदि जो हमारे अवयव की संख्या होगी वो 1 से अधिक है, ठीक, लेकिन आप उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। गणना करने का मतलब आप उसे गिन नहीं सकते हैं, तब उसे क्या कहेंगे, आप अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो ये हमारे कुछ थी जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। इन सभी प्रकार 4 प्रकार के समुच्चय होते हैं उनकी अवयवों की संख्या के आधार पर। ठीक, तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं कि समुच्चयों को, देखिए जो हमारा समुच्चय होगा सभी में उसके अवयवों को ही डिफाइन किया जाता है। उसके अवयवों की ही अवयव ही उसके मेन होते हैं। लेकिन जो हमारा जो हम समान समुच्चय पढ़ेंगे, असमान समुच्चय पढ़ेंगे, इन सभी समुच्चयों में 2 समुच्चयों की आप समझ सकते हैं तुलना किया जा रहा है। ठीक, उनके गुणों में तुलना की जा रही है या उनके सदस्यों में तुलना की जा रही है। तो आइए उसको देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, आप इसको भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। आगे जब हम सवाल इस पर लगाएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको परेशानियों को हल करने में बहुत सहायता करेंगी। तो आप सभी इसको भी अच्छी तरह से, जो हमने आपको पहले बताया है, सभी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं समुच्चय के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं ही, लेकिन हम किसके समुच्चय को किस प्रकार से विभाजित करेंगे। हम उनके समुच्चयों की तुलना के आधार पर, मतलब क्या करेंगे दोस्तों, एक समुच्चय की दूसरे समुच्चय से तुलना करेंगे। अभी आप उसको उदाहरणों के द्वारा जब मैं आपको समझाऊंगा तब आप उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समान समुच्चय की। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया कि जो समान होगा, समुच्चय को आप छोड़ दीजिएगा, जो समुच्चय के पहले शब्द लिखा रहेगा, मतलब क्या, समान का मतलब क्या है, समान समुच्चय। आप समान समुच्चय कैसे दिखाएंगे, समान का मतलब बराबर होता है, समुच्चय मतलब जो समुच्चय बराबर हो। तब बराबर क्या होगा, जब कोई दूसरा समुच्चय भी होना चाहिए बराबर के लिए। जैसे मैं यदि आपसे कह रहा हूँ कि आपके समान कोई दूसरा भी व्यक्ति पढ़ता है, ठीक, तो मैं कोई कहूँगा तो इससे मतलब नहीं, कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि आप क्लास में मान लीजिए, तो मैं यदि आपसे कहता हूँ आपके समान लड़का है, तो मतलब कोई एक लड़का और है, दोनों के लड़का का आपने तुलना किया, तभी तो आपने बताया कि समान है ना। यदि मैं आपसे कह दूं कि आपसे पढ़ने में वो धीमा है, तो भी आपने क्या किया, तुलना ही किया। तो इसी प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय होगा वो दोनों समुच्चय समान होंगे। अच्छा आप ये बताइए, जो समुच्चय का समान होने का मतलब क्या होता है। समुच्चय का समान होने का मतलब यही तो हुआ कि जो समुच्चय होगा वो समान है। समान होने का मतलब जो उसके अवयव होंगे वो भी समान होंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे समुच्चय होते हैं, जो समुच्चय का प्रकार बताया जाता है, ये सभी उनके अवयवों की गणना के लिए ही बताया जाता है, अवयवों की गणना के अनुसार ही बताया जाता है ना। लेकिन जब उसके अवयवों की संख्या को केवल संख्या के आधार पर बताया जाता है, तब आप उसे क्या कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया। लेकिन जब उसकी गणना दो समुच्चयों की तुलना के आधार पर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो ये तो हम दोस्तों हमने आपको केवल समुच्चय की तुलना के आधार पर केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप किताबों में इस प्रकार से नहीं देखेंगे, केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ जाए। तो समान का मतलब क्या होगा, समान का मतलब जो इसके अवयव होंगे। सबसे पहले बात तो आपको ये समझना होगा, जब ये समान समुच्चय की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई 2 समुच्चय होंगे, है कि नहीं, बताइए। 2 समुच्चय तो होंगे ही ना। तो पहला मान लीजिए पहला समुच्चय हमारा क्या हो गया, ए हो गया, दूसरा समुच्चय हमारा बी हो गया। अब मान लीजिए जो हमारे ए में अवयव हैं ये XYZ है ना, XYZ मान लीजिए,
और जो बी में हमारा है ये भी हमारा जेड वाई एक्स है, ठीक, जेड वाई एक्स है। अब देखिए क्योंकि ये समान समुच्चय कह रहा है, और देखिए हमने आपको समझाने के लिए दोनों अवयवों को समान ले लिया है। हमने आपको ये भी बताया कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं इनका कोई कर्म नहीं होता। आप इसको जरूरी नहीं कि आपके इसको एक कर्म ही लिखिए, इसका कर्म आगे पीछे भी किया जा सकता है, उससे उसकी समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए जो 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 अवयव इसमें है, यक्स इसमें भी है, यक्स यहाँ पर भी है, यक्स वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है। इस प्रकार से जितने अवयव इसमें हैं, जो अवयव इस समुच्चय में है वो अवयव इस समुच्चय में है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो दोनों समुच्चय के जो अवयव हैं वो समान है। समान का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं, समान का मतलब हम उसकी गिनती के आधार पर नहीं कह रहे हैं दोस्तों। समान का मतलब देखिए इसमें भी 3 अवयव है ना, इसमें भी 3 अवयव है ना, इस प्रकार से हम नहीं कह रहे हैं, ठीक। हम केवल उसकी जो हम उसको पहचान कर कह रहे हैं। मतलब देखिए इसमें यक्स है, ये भी यक्स है। जैसे मान लीजिए यक्स के स्थान पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर जेड 4 5 6 हो गया। क्या ये समान है? नहीं समान है ना, क्योंकि हम इसकी संख्या के आधार पर लेते हैं, ना कि इनमें संख्याओं की संख्या के आधार पर। 3 तो इसमें भी है, 3 तो इसमें भी है, ठीक। तो यदि आप इसको परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय के रूप में लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों परिमित समुच्चय हैं, ठीक। लेकिन यदि आप दोनों की तुलना के आधार पर लेंगे इसको, तभी हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कौन सा समुच्चय कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, समान समुच्चय को समझने के लिए आपको कुछ रूल होना चाहिए। जो अवयव समुच्चय ए में है वो अवयव हमारे समुच्चय बी में होना चाहिए। ए बी के स्थान पर आप कोई भी समुच्चय ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई ले सकते हैं, या ए और सी ए जेड कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो समुच्चय लिया जाता है, समुच्चय को आप बड़े अक्षरों के रूप में लिखते हैं, मतलब आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो उनके अवयव होते हैं उनको आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये सब दोस्तों हमने आपको अपने आगे के पहले वीडियो में बताया अच्छी तरह से। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर उसको देख लीजिए, मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा समान समुच्चय हो गया, आपको कुछ फील हो गया होगा। अब देखिए मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, जैसे देखिए हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा समुच्चय होता है उसमें यदि उसके अवयवों की कर्म का जो होता है, बार बार यदि उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है तो भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए जैसे बात सुनिए, मान लीजिए जो ए बराबर हमारा ये है, एक्स वाई जेड है ना। मान लीजिए कोई बी बराबर क्या है हमारा, यक्स वाई जेड। यदि आपसे कोई ये कहे कि क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं, समझिएगा दोस्तों, समान समुच्चय हैं, तो हमने आपको पहले बताया जो उसकी संख्या, अवयवों की संख्या की आधार पर कुछ नहीं होता। देखिए यदि आप इसमें ऐसे संख्या देखेंगे तो इसमें 3 है और इसमें 3 2 5 है ना, 3 बराबर की 5 के नहीं है ना। लेकिन आप क्या देखेंगे, जो समुच्चय उसमें है, जो समुच्चय का अवयव ये है, क्या वही समुच्चय का अवयव ये भी है? बताइए, जो समुच्चय का अवयव ये है वही समुच्चय का अवयव ये भी है। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। ये नियम होता है कि यदि किसी समुच्चय में किसी एक प्रकार के अवयव की बार बार पुनरावृत्ति होती है तब आप उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। अच्छा, एक बार लिखने का कारण क्या है? अच्छा देखिए, जो समुच्चय का हमने आपको परिभाषा बताया था उसमें क्या हमने परिभाषा बताया था, समुच्चय की परिभाषा में हमने आपको ये बताया था कि जो समुच्चय होता है एक प्रकार का समूह होता है और जो उसमें सभी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों का एक विशिष्ट गुण होता है। अच्छा आप ये बताइए, जो हमारे यक्स है ना और जो ये यक्स है, ठीक, जो दोनों यक्स हैं, क्या इन दोनों के गुण समान हैं? दोनों के गुण समान ही है क्योंकि दोनों यक्स है ना। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा वाई है, जेड है, वाई है, ये भी बराबर है ना। इस प्रकार से यदि हम समुच्चय, केवल हम समुच्चय की बात कर रहे हैं, ये देखिए मान लीजिए 1 1 2 2 3, यही हमारा है एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए। अब देखिए जो हमारा 1 1 है ना, जो हमारा 1 और 1 है ये केवल 2 बार आ गया है। यदि आप समुच्चय के बारे में इसके जानेंगे तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये दोनों समान समुच्चय हैं, ठीक। कैसे हैं ये आप समझिए, जो हमने आपको बताया कि जो पुनरावृत्ति यदि अक्षरों की होती है, ठीक, अक्षरों या संख्याएं या अवयव आप कुछ भी ले सकते हैं, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति या अवयवों की पुनरावृत्ति होगी तब उसको केवल एक बार ही लिखा जाता है ना। इस स्थिति में देखिए, जैसे हमने इसके स्थान पर देखिए ये लिख लिया ना, ये हमारा मान लीजिए बी बराबर हो गया, और ए बराबर क्या है पहले से ही हमारा एक्स वाई जेड, मतलब एक्स बराबर हमने 1 लिया, वाई बराबर 2 लिया, जेड बराबर 3 लिया, ठीक। मझले ब्रैकेट में आप हमेशा लिखेंगे। अब देखिए इसको एक बार ही क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? देखिए समान समुच्चय का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जो समान समुच्चय होता है, समान समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें दोनों समुच्चय के
के प्रत्येक अवयव एक दूसरे में हो। या देखिए जो हमारा ए है दोस्तों, इसमें एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। इसका मतलब जो अवयव इसमें है वो इसमें ये भी है, ये केवल 2 बार आ गया है। तो हम समान समुच्चय की बात कर रहे हैं, मतलब केवल हम ये देखेंगे कि क्या जो जो अवयव इसमें है वही अवयव ये भी इसमें भी है। हमने आपको पहले बताया जो समान समुच्चय होता है, इसमें यदि ए और बी में दोनों अवयव क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। ठीक, जैसे एक्स इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, ये आप समझ गए होंगे। तब क्या कहेंगे उसे, तभी हम उसको समान समुच्चय कहते हैं। तब देखिए ये एक है, ये भी हमारा एक है, भले से 2 बार है, लेकिन जो एक है हमें क्या देखना है, केवल हमें ये देखना है कि जो समुच्चय इसमें, जो अवयव इसमें है, क्या वो अवयव इसमें भी है, चाहे 1 बार हो चाहे 1000 बार हो, हमसे उससे मतलब नहीं दोस्तों। केवल हमसे ये मतलब है कि जो हमारे तीसरे समुच्चय 1 में अवयव है वो हमारा 2 में भी होना चाहिए। तो देखिए जो 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 इसमें एक 2 बार है, 2 हमसे ये नहीं, हमसे ये मतलब नहीं कि कितनी बार है, 2 देखिए 2 बार है, 3 1 बार है। इस प्रकार से जो जो अवयव इसमें है सभी अवयव इसमें है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे जहां पर भी इस तरह से दिया जाएगा आप इसको, इसकी जो पुनरावृत्ति करके लिख दिया 2 बार, आप इसको केवल क्या लिखेंगे, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको आप 1 2 3, क्योंकि जो हमारे अवयव होंगे इसमें केवल 3 ही अवयव हैं। ठीक, अवयव इसमें जो होंगे दोस्तों ये केवल 3 ही अवयव हैं। ये सभी जो अवयव हैं दोनों एक ही अवयव तो हैं, बताइए। ये जो हमारे दोनों अवयव हैं ये केवल एक ही अवयव तो हैं, क्योंकि जो अवयव जो हैं दोनों समान हैं और ये दोनों भी समान है। इसका मतलब ये भी केवल एक ही अवयव है, केवल 2 बार आ चुका है, और ये तीसरा भी जो हमारा एक ही अवयव है ना। अच्छा बात सुनिए, ध्यान से आप देखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ए बराबर मान लीजिए लिख रहा हूं मैं 2,2,2। आपसे यदि मैं पूछ रहा हूं कि जो हमारे ए है, ठीक, क्या आप बताइए क्या ये परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है? तो नहीं। हमें यदि आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो ये समुच्चय है इसमें ये कौन सा समुच्चय है, बताइए दोस्तों। ध्यान से आप इसको सोच कर बताइए कि हमारा जो ये है 2,2,2 ये कौन सा समुच्चय है, बताइए कौन सा समुच्चय। आप ध्यान से बताएंगे कि ये क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, एकल समुच्चय है। यदि आप कह रहे हैं कि ये हमारा परिमित समुच्चय है तो ये गलत बात है, क्योंकि दोस्तों देखिए जो हमारे सभी अवयव हमने आपको पहले बताया था, इसलिए मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, आपसे कुछ बातें हमसे छूट ना पाए। भले से हमारी वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, आपको कुछ समझ में आना चाहिए। देखिए हमने आपको समुच्चय की परिभाषा क्या दिया था कि समुच्चय वह होता है, आप इसे एक प्रकार का समूह मान सकते हैं, एक प्रकार का समूह मान सकते हैं। हमने आपको ये बताया था कि जो समूह होगा उसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक अवयव होते हैं, 2 या 2 से अधिक अवयव होते हैं। ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए, 2 या 2 से अधिक अवयव होते हैं, जिनमें जो अवयव होते हैं सभी अवयव किसी एक विशिष्ट गुण से संबंधित होते हैं। मतलब कोई एक ऐसा गुण होगा सभी अवयव में जो समान होगा। ठीक, तो देखिए अब आप बताइए कि क्या ये जो अवयव हैं, मान लीजिए देखिए एक अवयव ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, इसको आप A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए और ये हमारा A3 मान लीजिए। आप बताइए कि जो ये तीनों मतलब जो ये तीनों अवयव हैं, ठीक, क्या ये तीनों अवयव अलग अलग हैं, बताइए। ये तीनों अवयव दोस्तों एक ही तो है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एकल समुच्चय है। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जो हमारे ये है, ये भी जो हमारा है ये केवल एक ही तो अवयव है। ये हमारा दूसरा अवयव है, ये हमारा तीसरा अवयव है, भले से 2 बार आ गया है ना। जैसे मान लीजिए यदि मैं समूह, हम लोगों का समूह, जैसे मान लीजिए हमारा समूह है, हमारे जैसा मान लीजिए कोई और है, हमारे जैसा नहीं, यदि हम ही 3 बार खड़े हो जाएंगे, जैसे एक बार हम यहाँ पर हैं फिर हम वहाँ पर चले जाएं, अपने आप को कोई समूह बना सकता है, बताइए। मैं यदि चाहूँ कि मैं अपना समूह बनाऊँ तो मैं स्वयं अकेले तो समूह नहीं बना पाऊंगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये होता है ये भी समूह नहीं बना सकता, इसको आप क्या मानेंगे, एकल समूह ही मानेंगे। ऐसे 3 बार यदि मैं लिख दिया, चाहे जितनी बार लिख दूँ, ये हमेशा हमारा क्या होगा, एकल समुच्चय ही होगा। ठीक, इसका मतलब आप ये समझ गए। अब मैं मिटाता हूँ, आइए हम इस पर कुछ सवाल को हल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कृपया करके एक बार वीडियो को आप लोग रिमाइंड कर फिर से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम उदाहरण की बात करते हैं। देखिए हम आपको दे रहे हैं उदाहरण, क्या A बराबर 1 3 5 7 और B बराबर 6 7 3 2 समान समुच्चय है या नहीं। अच्छा दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं
जो जो मैंने समान समुच्चय में आपको बताया, ठीक, जो जो मैंने आपको समान समुच्चय में समझाया, ठीक उसका विपरीत, जैसे मैंने आपको बताया था जो समान समुच्चय होता है, कोई दो समुच्चय लेते हैं, उसमें हम तुलना करते हैं। यदि दोनों समुच्चय के जो सभी अवयव होते हैं एक दूसरे में रहते हैं, मतलब यदि एक समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम उसे क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ये बताया था, जैसे मान लीजिए ए बराबर क्या है, मान लीजिए हमने आपको बताया एक्स वाई जेड है ना, और बी बराबर जो हमारा है ये भी हमारा क्या है, एक्स वाई जेड, और मान लीजिए ए। देखिए जो हमारा ए है ये तो बी में है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, जो हमारा ए है ये हमारा बी में भी है ना, लेकिन जो हमारा बी में एक अवयव ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो दोनों समुच्चय होंगे ये दोनों समान नहीं कहलाएंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, समान समुच्चय तभी कहलाएगा जब मान लीजिए कोई दो समुच्चय हैं ए और बी, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, ठीक। यदि मैंने आपको पहले नहीं बताया हो तो ध्यान दीजिए, मैं यदि भूल गया हूँ तो कोई बात नहीं, फिर से मुझे याद आ गया, शायद मैंने बताया था आपको। यदि कोई समुच्चय ए और बी है, कोई भी दो समुच्चय होंगे ना, आप तीन समुच्चय भी ले लीजिए, यदि कोई अवयव, ठीक, कोई समुच्चय यदि किसी समुच्चय के ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और बी का भी प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, दोनों के अवयव एक दूसरे में होने चाहिए, ठीक, तभी वो हमारा क्या होता है, समान समुच्चय कहलाता है। यदि दोनों के अवयव एक दूसरे में ना हो तब उसे हम क्या कहते हैं, असमान समुच्चय कहते हैं। ये देखिए जो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है, इसका अवयव तो इसमें है, ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है समझना है, जो ये एक्स वाई जेड है इसका अवयव तो हमारे इसमें है, लेकिन जो इसका सभी अवयव हैं इसमें नहीं है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, जो हमारा ए और बी है ये समान समुच्चय नहीं है, ठीक दोस्तों। जो ए और बी होता है उसको आप किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए, यदि ए और बी जो हमारे समान समुच्चय हैं तो आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। यदि आप इस प्रकार से लिख दिए तो ए बराबर बी, जहाँ पर ए और बी समुच्चय है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, समान समुच्चय है। अच्छा देखिए, ए बी समान समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले बात यह है कि जो ठीक है दोस्तों, समुच्चय जो समान समुच्चय होता है उसको आप इस प्रकार से परिभाषित चिन्हित करते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दे देंगे। यदि असमान समुच्चय हो जाएगा तो बीच में से क्रास का चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, असमान समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। ये देखिए इस प्रकार से आप समझ गए कि हमारा जो ए और बी है, यदि ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो तब हमारा क्या कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। यदि ए के सभी अवयव बी में है लेकिन बी का नहीं है, या बी का ए में है लेकिन ए का नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, हम असमान समुच्चय कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समान समुच्चय और असमान समुच्चय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके उदाहरण को, जो हम उदाहरण लिए थे, अब आप हमें इसमें बताइए कि क्या जो ए और बी हैं ये दोनों क्या है, समान समुच्चय हैं। क्या आप इसके कारणों को भी बता सकते हैं। दोस्तों जो हमारी प्रश्नावली है इसमें इसके कारणों को भी पूछ रहा है, तो आप कारण को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसमें मैं कारण को भी लिख दूंगा, आप इसी प्रकार से जो हमारी प्रश्नावली आ गई है 1.2 उसको भी अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। देखिए जो हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हमारा ए हो गया। ए बराबर क्या है, 1 3 5 7, 1 3 5 7। और जो हमारा बी बराबर है, बी बराबर क्या हमारा 6 7 3 2 ना। देखिए समान समुच्चय के लिए यदि मैं पहले चलिए देखते हैं कि क्या ए और बी समान है, क्या ए और बी समान है या बराबर है। तो देखिए सबसे पहले समान होने के लिए जो ए का प्रत्येक अवयव है ये बी में होना चाहिए और जो बी का प्रत्येक अवयव है ये ए में होना चाहिए। देखिए एक का ए में इसमें एक नहीं है, तो आप कोई भी यदि एक हो गया जो इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए और बी क्या हो गए, हमारे ए और बी समान समुच्चय नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए और बी असमान समुच्चय हैं। ठीक दोस्तों, अब यदि आपसे पूछ लीजिए इसका कारण बताइए, ठीक ना, तो कारण में कुछ नहीं लिखना आपको, आप बता दीजिएगा कि जो हमारा एक है आप जानते हैं जो एप्सिलॉन का चिन्ह होता है ये बताता है कि अवयव है। ठीक, एक है हमारा अवयव किसका, ए का, लेकिन इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, तात्पर्य होता है। आप कहीं पर इस प्रकार के चिन्ह को देखेंगे तो इसका मतलब क्या हमारा होता है, इस प्रकार का चिन्ह, इसका मतलब होता है तात्पर्य है। ठीक, जो तात्पर्य है वाला चिन्ह है उसका मतलब जैसे देखिए ए अवयव ए का है
लेकिन इसका तात्पर्य है कि जो एक है ये अवयव बी का नहीं है ना, मतलब जो इसका तात्पर्य यही होता है, एक हमारा ए में है लेकिन एक हमारा बी में नहीं है। इस प्रकार से आप एक ही दिखा दीजिए, बहुत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आप बहुत सारे सवाल को हल करने का प्रयास करिए। आप जितने अधिक सवालों को लगाएंगे, ठीक, उतना ही अधिक आपका जो होगा दोस्तों, रिवीजन आपका जितना होगा उतना ही दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक, और आप दोस्तों इसको बार बार हफ्ते और 10 दिन में आपको रिवीजन भी कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम बात आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रकार के जितने क्वेश्चन हैं सभी को हल करने का प्रयास करिएगा। यदि आपको इन सभी में कोई डाउट हो, ठीक, यदि हमने कोई बात मिस कर दी हो बताने को, तो आप दोस्तों उसको जरूर कमेंट करिए। ठीक, हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गए हों, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि ना भूलें। यदि भूल जाता हूँ तो दोस्तों अगली वीडियो में कवर कर देता हूँ। जैसे देखिए, हमने इसको पहले वाले वीडियो में हमने आपको एकल समुच्चय के बारे में नहीं बताया था, तो हमने इस वीडियो में उसको बता दिया। ठीक, तो दोस्तों भूल जाते हैं, गलती मनुष्य से ही होती है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारा उप समुच्चय क्या होता है। ठीक, हमने क्या पढ़ लिया, समान समुच्चय, असमान समुच्चय पढ़ लिया। असमान समुच्चय और समान समुच्चय पढ़ लिया ना। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या हम पढ़ने हैं, उप समुच्चय के बारे में बात करेंगे। उप समुच्चय, उप समुच्चय को आप इंग्लिश में कह सकते हैं सबसेट। ठीक, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा उप समुच्चय टॉपिक होता है, यहाँ से आप इसी को यदि आप इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते रहेंगे, तो दोस्तों जो आप सवाल लगाएंगे, अब इसके बाद वाली प्रश्नावली के बाद जो हमारे अगली प्रश्नावली आएगी उसमें आपको सवाल भी लगाना होगा। ठीक, हमारे दैनिक जीवन पर आधारित सवाल भी होंगे, तो वो सभी सवालों को यदि आप अच्छी तरह से, ये सभी सवाल जो IIT JEE में भी आते हैं, जरूरी है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझने में। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझाऊँ, नीचे से एकदम ऊपर वाले लेवल पर ले जाऊँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, बहुत ही सरल है। देखिए, उस समुच्चय को समझने के लिए आप खुद स्वयं ही सोचिए। देखिए, मैं आपको कुछ इस तरह से इसको समझाता हूँ। जैसे देखिए, जो हमारा उप समुच्चय होता है, कोई यदि समुच्चय है या उप समुच्चय, जैसे देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, अब तो हमारे उप प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, मान लीजिए जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। आप यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में पावर की बात करें, तो जो हमारा राष्ट्रपति होंगे उनकी पावर कुछ अधिक होती है, और जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पावर कुछ कम होती है। ठीक, और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जितनी पावर उपराष्ट्र के पास होती है, ठीक, उतनी पावर तो राष्ट्रपति के साथ पास होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा भी होती है। ध्यान से दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके पास जितनी भी पावर है, जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक, जो उपराष्ट्रपति के पास मान लीजिए कर्मचारी हैं, तो जितने कर्मचारी उपराष्ट्रपति के पास हैं वे सभी कर्मचारी राष्ट्रपति के अंडर में भी काम करेंगे। ठीक, और उससे अधिक भी कुछ होंगे कर्मचारी ना, क्योंकि उनकी पोस्ट अधिक है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो हमारे ये ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ते हैं उसमें आप उपवर्गों को भी पढ़ते हैं ना। आप वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद उपवर्ग पढ़ते हैं। जो हमारा वर्ग होता है उसकी पावर कुछ अधिक होती है और उपवर्ग की कम होती है। तो यहाँ पर पावर की मतलब, जो हमने आपको राष्ट्रपति वाला उदाहरण दिया, उससे आप समझ सकते हैं जो हमारा जो राष्ट्रपति है, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है, उसके पास अधिक पावर होता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए देखिए कोई ए है, समुच्चय ए है, ए बराबर दिया है इसमें 1 2 4 7 ना, और बी बराबर दे दिया है, क्या दे दिया हमारे 6 8 9 1 6 8 9 1 2 3 4 7। देखिए, हमने आपको बताया जो राष्ट्रपति होता है उसके पास जो उपराष्ट्रपति के पास पावर होता है वो तो होता ही है, लेकिन उससे अधिक भी पावर होता है ना। उसी प्रकार से आप समझिए जो हमारा उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय, समुच्चय और उप समुच्चय ना, जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। देखिए आप यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति हमने आपको बताया, ठीक, जो हमने राष्ट्रपति बताया, इसको आप किससे समझिए, इससे आप समझिए समुच्चय से ना। और जो हमने उपराष्ट्रपति आपको बताया, उपराष्ट्रपति, उसको आप समझिए उप समुच्चय से ना। अब देखिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उनके पास जितने सदस्य होंगे, ठीक, देखिए जो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति को आप देखिए, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक, उसके पास मान लीजिए जो हमारा
उपराष्ट्रपति के पास जितने सदस्य होंगे वो सदस्य हमारे राष्ट्रपति के पास होंगे ही, और साथ में उसके अतिरिक्त भी कुछ सदस्य होंगे ना। अब देखिए जो हमारे देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, और हमने एक समुच्चय 1 2 4 7 लिया है, और दूसरा जो हमारा समुच्चय है ये है 6 8 9 1 2 4 7। अब देखिए इसमें 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 7 है, 7 है। मतलब जो जो इसमें है वो इसमें है भी, और उसके अतिरिक्त भी कुछ है ना, उसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ है। तो इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया कि उपसमुच्चय जो है, उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि उपराष्ट्रपति की तरह आप समझ सकते हो। उस उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की तुलना में कम सदस्य होंगे ना, लेकिन जो जो सदस्य उपराष्ट्रपति के पास हैं वो सदस्य सभी राष्ट्रपति के पास भी होंगे। ठीक दोस्तों, इसके लिए ये जरूरी होता है कि जितने सदस्य ए में हैं उतने सदस्य बी में हों। ठीक, राष्ट्रपति के रूप में यदि आप ना समझते हो तो जाहिर सी बात आप स्वयं समझिए। यदि देखिए कोई समुच्चय ए और बी है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, ठीक, और चाहे समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, ए में हो या ना हो, ठीक, लेकिन यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। समझिए यहाँ पर देखिए जो हमारा ए बराबर है 1 2 4 7 है, और इसमें भी देखिए बी में भी हमारा 1 2 4 7 है, लेकिन जो हमारा 1 2 4 7 है दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ समुच्चय हैं, तो जिसमें हमारा अतिरिक्त समुच्चय होगा, ठीक, जिसमें समुच्चयों के अवयवों की संख्या कम होगी उसको हम क्या लिखेंगे, उसे हम उपसमुच्चय कहेंगे। अब देखिए जो हमारे इसमें समुच्चय है, इसमें जो अवयव हैं इसमें हमारे 4 ही हैं, और इसमें 4 के अतिरिक्त भी कुछ हैं, तो जो जिसमें हमारे समुच्चय के अवयव की संख्या कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे, उपसमुच्चय कहेंगे। और जो जिसमें समुच्चयों की संख्या अधिक है उसको हम समुच्चय कहेंगे, उसे हम उपसमुच्चय का समुच्चय कहेंगे। अब देखिए जो हमारा बी है ये इसका क्या है, समुच्चय है ना। उपसमुच्चय का मतलब क्या दोस्तों, आप एक जो बी ए है इसको बी से ही उत्पन्न हुआ मान सकते हैं। ठीक, देखिए यदि आपको आप क्या कह सकते हैं, जो हमारा ए आप कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक, मतलब जो हमारा ए है उसमें जितने अवयव हैं वो हमारे बी में भी है ना, लेकिन बी में कुछ अवयव इस प्रकार के भी हैं जो ए में नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों जो हमारे बी में अवयव हो वो उससे अधिक ही हो, ठीक, उसके बराबर भी हो सकता है। और आपको हमने इसके पहले भी बताया कि जो हमारे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो तब उसे हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं ना। पहले आप इसे समझिए तभी अभी मैं उसको बताता हूँ। देखिए ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। अब देखिए उपसमुच्चय के लिए सिंबल का प्रयोग आप इसको करेंगे, इस प्रकार का सिंबल होता है, इसका प्रतीक होता है दोस्तों उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या होता है, उपसमुच्चय है। अब देखिए क्यों कौन समुच्चय है, ए हमारा समुच्चय है ना, तो ए को आप पहले लिखिएगा, इसका चिन्ह लगाइएगा और बी आप लिख दीजिएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा जो ए है ये उपसमुच्चय है बी का, ए इसका मतलब हो जाएगा उपसमुच्चय है और इसका मतलब हो जाएगा बी का। ठीक, ए उपसमुच्चय है बी का, या आप कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। तो ये आप समझ गए कि हमारे जिसमें अवयवों की संख्या, यदि कोई समुच्चय ए है और वो सभी जितने उसमें अवयव हैं वो सभी अवयव समुच्चय बी में भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं दूसरे समुच्चय का। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि देखिए इसमें ये नहीं जरूरी है कि दोस्तों समुच्चय की संख्या जो एक में जो हमारा दो समुच्चय हैं इसमें से किसी एक का एक में अवयवों की संख्या ज़्यादा हो, ये जरूरी नहीं है। उसमें दोनों में अवयवों की संख्या समान भी हो सकती है। ठीक, ये देखिए यदि इसमें केवल कितने अवयव होते हैं, यदि ये सब अवयव जो अतिरिक्त अवयव थे यदि इसमें ये सभी अवयव नहीं होते, ठीक, देखिए एक है, ठीक, 2 है, 4 है, 7 है। ये तो आप पहले कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे क्या है, पहले तो ये हमारे क्या होगा, समान समुच्चय होगा, क्योंकि जो जो अवयव इसमें है वही वही अवयव, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहले तो दोस्तों जो हमारे ए और बी हैं ये दोनों क्या हमारे समान समुच्चय हैं। ठीक, क्योंकि जितने अवयव ए में है, जितने अवयव नहीं दोस्तों, जो जो अवयव समुच्चय ए में है वही वही अवयव हमारे समुच्चय बी में भी है। ठीक, और जो जो अवयव हमारे बी में है वो अवयव हमारे समुच्चय ए में भी है। इसका मतलब ए और बी हमारा समान समुच्चय हो गया। और देखिए हमने आपको उप समुच्चय के बारे में बताया था। ठीक, अब देखिए उप समुच्चय क्या बताया था हमने, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तब उसे हम क्या कहते हैं, ए का
उपसमुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है। यदि हमने आपको बताया कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक, तब हम समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक, आप इस प्रकार समझिए कि यदि हम ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। मतलब देखिए ये जो ए हमारा है, ए यहाँ पर बी का उपसमुच्चय है ना। तो इसको आप किस प्रकार से लिखते हैं, ए इस प्रकार से ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो बी है इसका भी प्रत्येक अवयव इसमें है ना, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, बी उपसमुच्चय ए। ठीक, दोनों आप ध्यान दीजिए ना। ए मतलब यदि समान समुच्चय होगा दोस्तों, यदि दो समुच्चय हैं दोनों समान है एक दूसरे में, तो जो उसमें उपसमुच्चय होगा उसमें ए एक दूसरे का, मतलब यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और दोनों समान हैं तो उसमें ए जो होगा वो बी का उपसमुच्चय होगा और बी जो है ए का उपसमुच्चय होगा। ठीक, अच्छा दोस्तों ये कब होगा, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, ए बी का उपसमुच्चय है और बी उस ए का उपसमुच्चय है, ये कब होगा, ये दोस्तों तभी होगा जब ए जो है, मान लीजिए यक्स कोई अवयव है ए में है और यक्स किस में है, यक्स बी में होना भी चाहिए। ठीक, जितने अवयव यक्स में हैं, जो अवयव वो हमारे बी में भी होने चाहिए, तभी ये हमारी क्या होगा, तभी ये हो सकता है। ठीक, अवयवों की संख्या उतनी है उतनी ही होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। जो अवयव उसमें है वो अवयव उसमें भी होने चाहिए, दोनों में अवयव समान होने चाहिए। अच्छा देखिए, जो हमारे यही होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम उपसमुच्चय कह दिए। दोस्तों हमने इसके पहले वाले जो अभी उदाहरण दिया था, मान लीजिए यहीं पर जो हमने लिखा था, मान लीजिए 5 8 9 ना। अब यदि मैं कहूँ कि जो आप बताएंगे, जो हमने आपको बताया कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है ना, जाहिर सी बात है दोस्तों, ए में जो अवयव है ये बी में है, लेकिन जो बी में है ए में नहीं है। ये आप समझ गए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बता दिया कि उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय आप जान गए। उपसमुच्चय के लिए ये जरूरी नहीं कि जो दोनों समुच्चय हैं उसमें अवयवों की संख्या समान हो ना, उसमें अवयवों की संख्या समान भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि जो यदि हम समुच्चय ए है या बी है, ये जरूरी है कि जो बी का अवयव है ए में हो या ए का अवयव बी में हो, दोनों भी हो सकता है। चाहे हो सकता है कि बी का अवयव भी ए में हो और ए का अवयव भी बी में हो, क्योंकि जो हमारा उपसमुच्चय होता है, जो हमारा समान समुच्चय होता है, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, उपसमुच्चय भी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो हमारा उपसमुच्चय होता है ये कैसा होता है, क्या होता है और इसी को किस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए जो हमारा उपसमुच्चय होता है इसमें हमने आपको बताया था कि क्या बताएंगे, अधिसमुच्चय बताएंगे, अधिसमुच्चय बताया जाएगा। और हमने आपको बताया था उचित उपसमुच्चय जानेंगे आप, उचित उपसमुच्चय जानेंगे ना। देखिए ये सब जो दोस्तों दोनों कब होंगी, ये दोनों जो समुच्चय होंगी, आप इसके बारे में तभी सोचेंगे जब जो हमारा समुच्चय होगा, जब वो दोनों समुच्चय जो होंगे समान ना होंगे। यदि दोनों समुच्चय समान है तब क्या होगा, तब उसमें ये दोनों समुच्चय नहीं बनेंगे। ठीक, यदि दोनों समुच्चय जो जिसकी हम तुलना कर रहे हैं उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय के लिए, यदि वो दोनों विपरीत है, मतलब समान नहीं है, असमान है, तब उसमें ये दोनों हो सकते हैं। ठीक, अधिसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय दोनों हो सकता है। जैसे देखिए इसी उदाहरण को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ नया उदाहरण हम लेते हैं। चलिए इसी को आप समझ लीजिए, यहीं पर आप समझ लीजिए इसी को। देखिए ए बराबर दिया है 1 4 1 2 4 7, बी बराबर दिया है 1 2 4 7 5 8 9। अब देखिए जो ए का अवयव है ये बी में है ना, तो इसका मतलब जो हमारा ए है ये बी का क्या है, उपसमुच्चय है। ठीक, तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ए है, पहले तो आप लिख सकते हैं ए हमारा उपसमुच्चय है बी का। ठीक, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि जो बी है यदि इसमें अवयवों की संख्या ज्यादा होगी तब जो हमारा होगा, तब जो ए को आप लिखेंगे इसका बी का क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। जब इस प्रकार की कंडीशन आएगी कि जब दोनों समुच्चय एक समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या से कम है, लेकिन जो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है वो बी में भी है, तब उसमें आप क्या कह सकते हैं, जिसमें दोस्तों अवयवों की संख्या कम होगी। ठीक, उसको आप क्या कहेंगे, इसमें देखिए ये जो है समुच्चय ए जो है, ठीक, इसमें अवयवों की संख्या कम है ना, तो जो ए को आप क्या कह सकते हैं, ए जो है हमारा ये समुच्चय बी का, ठीक, बी का क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा
देखिए इसमें देखिए एक प्रकार से देखेंगे तो ये तो उपसमुच्चय है ही ना, लेकिन दोस्तों यदि जो हमारा समुच्चय ए है, ठीक, उसके जो सभी अवयव हैं वो समुच्चय बी में भी हैं, लेकिन बी में कुछ अवयव हैं, ये भी हैं, इस प्रकार से भी हैं जो ए में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए को तब हम क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। और जो हमारा बी बचेगा जिसमें अवयव की संख्या अधिक होगी उसको आप क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे, ठीक, अधिसमुच्चय कहेंगे। इसका मतलब जब भी आप उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय के बारे में आपको जानना होगा तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब दोनों समुच्चय जो दिए रहेंगे जिसमें पहले तो आप देख लीजिएगा कि क्या ये दोनों जो समुच्चय हैं कि जो ए का अवयव है क्या बी में है, ठीक, यदि ए का अवयव बी में नहीं है या बी का अवयव ए में नहीं है तो उसका उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता ना। यदि दोस्तों ए का अवयव बी में है और बी में कुछ इस प्रकार के भी अवयव हैं जो ए के अवयव के अतिरिक्त भी हैं, तो उसमें हम इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिसमें अवयवों की संख्या कम होगी, ठीक, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या कम है उसको आप उचित उपसमुच्चय कहिएगा, और जिसमें अवयवों की संख्या अधिक होगी, ठीक, तो उसे आप क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये आप हो सकता है आपको नहीं समझ आ गया होगा, ठीक, फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा दे रहा हूँ। देखिए इसको केवल आप सुन सकते हैं वैसे। देखिए इस समय मान लीजिए आप कक्षा 11 में हैं ही, मानने की कोई बात ही नहीं है, आप कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि कक्षा 11 के सभी छात्रों का समूह और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समूह, आप बताइए कि जो कक्षा 11 के छात्रों का समूह है वो भी तो आपके स्कूल के छात्रों के समूह में आता है। सोच कर आप बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका समूह है, आपकी जो कक्षा 11 का छात्रों का समूह है, ये आपके स्कूल का एक प्रकार का उपसमुच्चय ही तो हुआ ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ए यदि कोई समुच्चय है, ये कक्षा 11 के छात्रों का समुच्चय है, और बी कोई समुच्चय है, ये क्या है हमारा, ये उस स्कूल का समुच्चय है, उस स्कूल के सभी छात्रों का समुच्चय। देखिए किसी स्कूल में आप पढ़ते हैं मान लीजिए, ठीक, उस स्कूल में आप कक्षा 11 में है, कक्षा 11 के छात्रों का समूह है, और जो दूसरा हमारा समुच्चय है उसमें उस स्कूल के सभी छात्रों का समूह है। मतलब पहले में तो केवल कक्षा 11 के ही छात्र हैं, और जो दूसरे में है वो कक्षा 12 के भी छात्र हैं, ठीक, मतलब उस स्कूल के सभी छात्र हैं, 1 2 चाहे जितने कक्षा 11 12 तक होंगे तो सभी छात्रों का समूह है। इस प्रकार से आप देखेंगे जो आपकी कक्षाओं का समूह है दोस्तों, वो आपके जो कक्षा 11 के छात्रों का समूह है वो स्कूल के सभी छात्रों के समूह में भी आता है। इसका मतलब जो कक्षा 11 के छात्रों का समूह है वो उस स्कूल के सभी छात्रों के समूह में भी है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो हमारा ये समुच्चय है, जो ए है, ये क्या है, बी का एक उपसमुच्चय है ना। और हमने आपको अभी बताया कि यदि कोई ऐसा समुच्चय होगा जिसमें जो हमारा उपसमुच्चय है उसके अलावा और हमने आपको दोस्तों अभी बताया कि यदि कोई समुच्चय है, ठीक, उसकी सभी अवयव बी में है और बी में उसके अवयव के अतिरिक्त भी अधिक अवयव हैं या कुछ अवयव हैं, तो हम क्या कहते हैं, जिसमें अवयव कम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहते हैं, और जिसमें अवयव अधिक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे एक दूसरे का अधिसमुच्चय कहेंगे। अब देखिए ए में क्या है, ए में केवल कक्षा 11 के छात्रों का समूह है। इसका मतलब दोस्तों जो ए है हमारा, ये बी का क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक उपसमुच्चय तो है ही, लेकिन यदि आप दूसरे प्रकार से देखेंगे, ठीक, तो हमारा ए क्या कहलाएगा, बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। और जो बी है ये ए का क्या कहलाएगा दोस्तों, अधिसमुच्चय कहलाएगा, अधिसमुच्चय। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको उचित समुच्चय, उपसमुच्चय ये सभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके बारे में कुछ सवाल को भी लगा लेते हैं, ठीक। यदि दोस्तों आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो
आप जरूर कमेंट करिए, हम उसके बारे में अगली वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। ठीक, आइए हम इसके बारे में कुछ सवाल को देख लेते हैं, 1-2 सवाल। इसके बाद आप स्वयं से घर पर प्रयास करिए, क्योंकि आप जितना अधिक प्रयास करेंगे आपको उतना ही अच्छी तरह से आपके माइंड में वो सेट हो जाता है। चलिए देखिए, आइए दोस्तों, हम जो हमारे वास्तविक संख्याएं क्या हैं इससे हम कुछ लेते हैं। ठीक, ये देखिए, मान लीजिए जो हमारा क्यू है, हमने आपको बताया था जो क्यू होता है ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय है। और जो हमारा आर है ये हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अच्छा, अब बताइए कि क्या क्यू जो है आर का क्या है, क्या क्यू जो है आर का उपसमुच्चय है। ठीक दोस्तों, केवल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, आपका क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से भी पूछ सकता है। कोई 2 समुच्चय दिए रहेंगे, आपसे पूछेगा कि इन दोनों समुच्चय में आप बताइए कि क्या क्यू आर का उपसमुच्चय है या आदि समुच्चय है या उचित उपसमुच्चय है। आप इसी प्रकार से क्वेश्चन आप अपनी किताब में हल करेंगे तब आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सरल है। ठीक, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। मैं क्वेश्चन के बारे में नहीं बताऊंगा, इसके बाद वाले चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन के बारे में हल करवाऊंगा। अब देखिए, जो हमारा आप जानते हैं जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। ठीक, जितनी संख्याएं आप देखेंगे, चाहे आप परिमेय संख्या देखिए चाहे आप अपरिमेय संख्या देखिए, ठीक, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो इन सभी संख्याओं का क्या होती है, मिश्रण होती हैं। ठीक, चाहे आप अभाज्य संख्याएं देखेंगे, सम्मिश्र संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक, ये सभी जो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हमारी सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ए है, ठीक, जो हमारा क्यू है वो आर का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है ना। और जो हमारा आर होगा क्या कहलाएगा। और देखिए दोस्तों, जो हमारा वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अतिरिक्त भी कुछ अवयव हैं ना। इसका मतलब जो हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यू का, जो हमारा आर है ये क्यू का क्या कहलाएगा, आदि समुच्चय कहलाएगा। और जो हमारा क्यू है ये आर का क्या कहला सकता है, ये इसे आप उचित उपसमुच्चय भी कह सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया कि समान समुच्चय क्या होते हैं, असमान समुच्चय क्या होते हैं, उचित समुच्चय क्या होते हैं, ठीक, उचित उपसमुच्चय क्या होता है, आदि समुच्चय उपसमुच्चय क्या होते हैं, आपको ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, तब और दोस्तों हम आपसे अंत में यही गुजारिश करना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे दोस्तों मैं भी अपने चैनल पर जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।